तो आइए विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में, यानी चालकत्व और चालकता के बारे में। राइट, कंडक्टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व और कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं चालकता। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि चालकत्व या चालकता क्या है। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चालकत्व और चालकता है ये पदार्थ के विद्युतीय गुण हैं। कौन से गुण हैं? जी हाँ, ये हैं विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। क्या ये? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, विद्युतीय गुण। अब बात ये है कि इससे क्या होता है, तो ये जो चालकत्व या चालकता है इसकी वजह से कोई पदार्थ जो होता है अपने से हो करके विद्युत धारा का संवहन करता है। तो इस विद्युतीय गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ को कई वर्गों में बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस गुण के आधार पर, इस चालकत्व व चालकता के आधार पर हम पदार्थों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये पहला क्लास है, पहला वर्ग है कंडक्टर, जिसे कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। मैंने आपको ठोस अवस्था वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बताया था और फिर से थोड़ा मैं इससे बता देता हूँ, चूँकि ये चीज़ जब क्लियर रहेगी तभी हम इसके आगे का जो सब्जेक्ट मैटर है, आगे का जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये क्या है भाई? कंडक्टर एक ऐसा क्लास होता है जो इलेक्ट्रिसिटी अपने से होकर प्रवाह कर देता है। ठीक है ना? वे पदार्थ जिनसे हो करके इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है उन्हें क्या बोले? चालक। चालक बोलते हैं या सुचालक बोलते हैं, अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा जो क्लास है भाई, दूसरा क्लास है नॉन कंडक्टर, जस्ट अपोजिट, जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह न कर पाए, इसे आप हिंदी में बोलते हैं अचालक। राइट, ये क्या है? अचालक है। तो ये ऐसे पदार्थों का वर्ग है, क्लास है, ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और अगला है एक जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? इनकी जो चालकता होती है वो चालक और अचालक पदार्थों के मध्य की होती है, यानी थोड़ा सा इसमें चालकत्व का गुण होता है। बहुत ज़्यादा ना तो ये चालक होते हैं ना बहुत ज़्यादा अचालक होते हैं, ये मध्य की चालकता रखने वाले पदार्थ होते हैं। अब देखिए, जो ये कंडक्टर होते हैं भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो चालक होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो क्या? धात्विक चालक। कौन सा चालक? जी हाँ, धात्विक चालक। भाई जितने भी मेटल्स होते हैं और जितनी भी एलोएस होती हैं, मेटल्स यानी जितने भी धातु और जितने भी मिश्र धातु, वे सब क्या है? मेटालिक कंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें होता है भैया फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें ये गुण पैदा होता है, ये चालक हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन संपन्न करा पाते हैं। तो ये जो है धात्विक हो गए। दूसरा जो कंडक्टर होता है, दूसरे प्रकार का जो कंडक्टर होता है वो है ये आयनिक कंडक्टर, जिसमें आयन होते हैं। एक्चुअली ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य। जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं, अगर उनका हम एक्वस सॉल्यूशन बना डालें। कौन सा सॉल्यूशन? जी हाँ, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। तो उनमें क्या होगा? आयन। और आयन चूंकि आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो ये जो आवेश होते हैं इनके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है तो ये दूसरा वर्ग बना। तो यानी चालक जो है दो प्रकार के हुए, एक धात्विक चालक और दूसरे आयनिक चालक। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का गुण जो है इन्वॉल्व कराती है। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन और यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पर जो चालकता उत्पन्न हो रही है, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, इसको आप नोट करिए इस चीज को, कि जो धात्विक चालक होते हैं इनमें ये जो चालकता उत्पन्न होती है ये इलेक्ट्रॉन के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण होती है। विद्युत अपघट्य के जो जलीय विलयन होते हैं इनमें जो चालकता होती है ये फ्री आयन के कारण होती है। ओके, अब आगे की बात यह है कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली ये वाला कंडक्टर पढ़ना है, यानी कि आयनिक कंडक्टर, आयनिक चालकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो भाई देखिए, जब तक हमको धात्विक चालकता के विषय में कुछ जानकारी नहीं होगी तो इसके विषय में
समझना थोड़ा कठिन होगा, तो हम क्या करेंगे, धात्विक को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर होंगे या जो आयनिक कंडक्टर कहते हैं, इनको हम कोरिलेट करके आगे पढ़ेंगे। तो जो ये आयनिक कंडक्टर होते हैं जिनमें चालकता इनमें उपस्थित आयन के कारण होती है, इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रबल विद्युत अपघट्य। और एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं आयनिक चालक, एक तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे वीक। थोड़ा इसको समझ लिया जाए। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयनन बहुत तीव्र होता है जब ये जल में डाले जाते हैं। ये देखिए, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या किया, जल भर लिया। अब हम अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ये वाले, ये विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य को इसमें अगर हम डालेंगे तो इसका आयनन बहुत तेज होगा, और जब आयनन होगा तो आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? जी हाँ, आयन बनेंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा यहां आयन होंगे, उनके कारण यहां इस विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी उतना ही अधिक होगी। उदाहरण देखिए, जैसे हम NaCl ले लेते हैं, तो NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, NaCl क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और इसका आयनन होगा तो क्या बनेगा? फटाफट Na+ और Cl-। इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होगा, और जब ये आयन बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर, तो इसकी जो चालकता शक्ति होगी बहुत ही अधिक होगी। वहीं जो दूसरी तरफ दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, इसके जो आयनन की मात्रा होगी भाई उतना ज़्यादा नहीं होगी। ये इनका आयनन जो है स्लो होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, तो आयनन होगा क्या क्या बनेगा? CH3COO माइनस, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो CH3COOH है जैसे ये, और इसका आयनन होगा भाई, तो आयन बनेगा CH3COO माइनस और H+। ओके, ये दो आयन बनेंगे, एसिटिक आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे, लेकिन इनके बनने की जो दर होगी वो कम होगी, या इसके आयनन की मात्रा यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। थोड़ा एक चीज और समझ लीजिए, हम कैसे जाने कि कौन सा विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में होगा, कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में होगा? तो थोड़ा यहाँ आइए, देखिए, जितने भी प्रबल अम्ल हैं या जितने प्रबल क्षार हैं, ठीक है, या फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जितने भी लवण बनते हैं, या फिर कोई दुर्बल अम्ल है लेकिन क्षार क्या है? प्रबल है, तब भी जो है जो बनेगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। या इसका उल्टा कर दीजिए भाई, जो क्षार है वो दुर्बल हो जाए, दुर्बल क्षार, और क्या हो जाए? प्रबल अम्ल हो जाए। यानी कोई एक प्रबल हो, चाहे अम्ल चाहे क्षार, और फिर वो किसी दुर्बल जोड़े से रिएक्शन करके और लवण बनाए। ठीक है, ये सब क्या होंगे? प्रबल। लेकिन दुर्बल क्या होंगे? जो दुर्बल अम्ल होते हैं वे सब क्या होंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे। जो दुर्बल क्षार होते हैं वे दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे। जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिल करके लवण बनते हैं वे लवण भी क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक अनुमान लगाएंगे कि कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य होगा और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। क्लियर है? जो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूं, छोटा सा। उस जुगाड़ को थोड़ा ध्यान कर लेना। जैसे HCl है कहीं, या मान लीजिए कहीं H2SO4 है, या मान लीजिए HNO3 है, तो ये सब तीनों जो मैंने उदाहरण लिखे हैं,
तीनों जो एग्जाम्पल लिखे भाई, ये जो है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य में आएगा। जैसे प्रबल क्षार लेते हैं, NaOH है, KOH है, तो ये सब प्रबल क्षार होंगे। इन सब से मिल करके अगर कोई साल्ट बनता है तो वो भी क्या होगा, प्रबल होगा। और इनके अलावा जैसे कि जो कार्बनिक हैं, जैसे CH3COOH है, मान लीजिए NH4OH है, ये सब जो है, या जैसे इनसे मिल करके कोई लवण बने, तो वो क्या होगा भाई, दुर्बल होगा। क्लियर है? थोड़ा आपका ध्यान इधर भी आकृष्ट करना चाहेंगे। ये जो अर्धचालक मैंने लिखा, इसको आपने पूर्व में पढ़ा ही है कि ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? जी हाँ, 2 प्रकार का। एक N टाइप होता है और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा जो होता है वो P टाइप होता है। तो इसके डिटेल से आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने से पहले इतना जरूर कंफर्म कर लीजिए कि हमने अभी तक बताया कि आपको कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये जो 2 चीज है, ये पदार्थ के विद्युतीय गुण हैं। इनके आधार पर ही संभव हो पाता है कोई पदार्थ जो है वो चालक होगा या फिर अचालक होगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर लेता है, विद्युत धारा का प्रवाह उससे होकर हो जाता है, तो कंडक्टर नहीं होता तो नॉन कंडक्टर। और अगर चालकता जो है वो चालक पदार्थों और अचालक पदार्थों के मध्य की है तो हो जाता है अर्धचालक। ओके, तो ये जो है आपको क्लियर रहना चाहिए। और मैंने आगे क्या बताया भाई, और इसके आगे भी मैंने बताया कि जो कंडक्टर होते हैं 2 प्रकार के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक जो होंगे वे भाई जितने भी मेटल्स होंगे या जितने भी एलओएस होंगी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे, चालक होंगे। और जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं वो फ्री आयंस के कारण क्या होंगे, चालक होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओम्स लॉ, ओम का नियम हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या है यार, देखिए बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। ओम का नियम जब भी आपको किसी को बताना हो, ये ध्यान रखना, V प्रोपोर्शनल I। व्हाट इज V? V है भाई विभव, और I क्या है? I है भाई विद्युत धारा, ठीक है। यानी स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर, मैं लिख देता हूं, स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर, ठीक है, चालक तार होती है उनके दोनों सिरों पर। जैसे एक चालक तार मैंने ले लिया ये, तो इस चालक तार के दोनों सिरों पर स्थित विभवांतर V उसमें बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक तार में 2 सिरों पर स्थित विभवांतर उसमें बह रही धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए अगर प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, वो होगा R। तो अपना समीकरण हो जाएगा V = R × I। ओके, R है क्या? R भैया नियतांक है, और इस नियतांक को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जी हाँ, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस = अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? V/I, यानी विभवांतर बटे धारा। ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। चलिए लगे हाथ मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा यार, क्या होगा? इस R का जो मात्रक है वो क्या होगा? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है विभव, और नीचे क्या लिखा है? धारा। तो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ओम भी लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हुआ किसका? प्रतिरोध का। अब आपसे कोई पूछे प्रतिरोध का मात्रक बताओ, आप बताइए वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, या ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये ओमेगा है, ये लैटिन भाषा का ओमेगा वर्ड है। तो ओमेगा यानी ओम, इसको ओम भी बोलते हैं, तो ये ओम या ओमेगा, ठीक है, ओमेगा या ओम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो R होता है यार, ध्यान समझिएगा,
जो आर होता है, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल। चालक तार जितना ही लंबा होगा, जितना उसकी लंबाई ज्यादा होगी, उसमें प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी आर क्या है? प्रोपोर्शनल टू एल। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये भी पाया गया कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a ये होता है। ए क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये चालक तार है तो चालक तार को ऐसे काट दें और काट दें। अब ये गोला गोला जो इसका क्षेत्रफल आएगा अनुप्रस्थ काट का, गोल तार है ना, तो जब गोली तार है तो इसका जो ये क्षेत्रफल है ये क्या है? ए। तो अब ए जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी तार अगर मोटी है, तार क्या है? मोटी। तार अगर मोटी है तो प्रतिरोध क्या होगा भैया? कम होगा। और तार अगर पतली है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहां पर दो फैक्ट निकल करके आए कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला दें यार तो क्या बनेगा? आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/a। ओके, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल L/a। राइट, प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा और वो होगा रो। क्या होगा? रो। ऐसे लिखेंगे, रो इंटू एल बाई क्या हो जाएगा? ए। रो है क्या? रो है भैया नियतांक, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस। लेकिन रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है ये? विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, और एक चीज और ध्यान कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिएगा दिमाग में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? थोड़ा इधर लिखूंगा, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी या हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, नोट कर लिया? ये है भाई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या? रो। अब अगर हम रो बराबर निकालना चाहें तो रो बराबर क्या है भाई? यहां पर रो बराबर हो जाएगा, या बाई 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? रो बराबर RA/L। क्या हो जाएगा? RA/L। अब इसका अगर यूनिट निकालें, फटाफट यूनिट पे आ जाइए। मात्रक इसका क्या होगा? देखिए ऊपर क्या लिखा है? आर। आर का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और ए है, ए क्या? ये है भाई क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल अगर वो चालक तार की लंबाई अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और चालक तार की लंबाई हो जाएगा cm। अब cm से cm की घात कट जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? ओम इंटू cm। अगर हम लंबाई का जो मात्रक है इसको लेते हैं किसमें? मीटर में, तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। राइट, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस का मतलब हुआ भाई चालकत्व। क्या हुआ? चालकत्व। चालकत्व क्या है? देखिए, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को, यानी देखिए चालकत्व को प्रकट करते हैं C से, तो C क्या होता है? 1/R के इक्वल होता है। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस या चालकत्व। राइट, तो चालकत्व बराबर हो गया 1/R। अब देखिए मात्रक निकाल लीजिए लगे हाथ। चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा? इसका यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा? 1/ओम, है ना? आर का मात्रक ओम, तो 1/ओम, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओम इनवर्स। ये, या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ओमेगा इनवर्स। राइट, तो ये हो गया भाई। अब आइए आगे देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ ये। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट चालकत्व।
क्या लिखा भाई, विशिष्ट चालकत्व, या ध्यान देना विशिष्ट चालकत्व को ही क्या कहते हैं, चालकता। विशिष्ट चालकत्व को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए भाई अभी यहां पर एक पैटर्न आपको मिला कि जो चालकत्व है यानी जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है। ओके, जो कंडक्टेंस है, ध्यान सुनिए, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है, यही सुना ना। क्लियर, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है, ये सुना। तो अब जो विशिष्ट चालकत्व की बात होगी, इसमें हम क्या कहेंगे कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या थी, रो, तो रो का व्युत्क्रम। अभी रो बराबर आप लोगों ने निकाला था, रो बराबर क्या था, आर ए बाई एल, राइट, आर ए बाई एल यही था। अब देखिए जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये प्रकट किया जाता है कप्पा से। ये क्या है भाई, कप्पा। तो कप्पा बराबर क्या होगा भाई, 1 बाई रो होगा, यानी रो का ये क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई, अब देखिए रो की वैल्यू है आर ए बाई एल, इसको रख सकते हैं यहां, आर ए बाई क्या एल। आगे हम लिखेंगे क्या, ये पलट जाएगा ऊपर जाएगा, हो जाएगा एल बाई आर ए। लगे हाथ यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भाई, एल का होता है सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं, और यहां पर आर का है ओम, ए का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा, आ जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, राइट। या आप यहां पर पीछे अगर रो का निकाले थे तो वहां क्या आया था, ओम इंटू सीएम आया था। अब यहां पर जब उसका व्युत्क्रम है तो ये ओम इनवर्स सीएम इनवर्स हो जाएगा, ऐसे को रिलेट कर लीजिए, या आप इस तरह से निकाल लीजिए। अब हाँ, एक बात यह है कि अगर हमारा जो मीटर लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर अगर यहां होगा तो यहां ये हो सकता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, क्लियर। चलिए इन चीजों को नोट भी करते चलिएगा, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अगर आपको समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिए कि आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब देखिए जो कंडक्टिविटी है यानी जो हमारी चालकता है, क्या, जी हाँ चालकता, ये 2 प्रकार की होती है। विद्युत अपघट्य के केस में, विद्युत अपघट्य के संदर्भ में, ठीक है, जो हमारी कंडक्टिविटी या चालकता है ये भाई 2 प्रकार की होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक होती है भाई ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको कहेंगे भैया मोलर चालकता, और इसको कहेंगे तुल्यांक चालकता। क्या कहेंगे, जी हाँ तुल्यांक चालकता। अब देखिए ये है क्या, बहुत सिंपल है, बड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन में, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन में अगर 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाया गया, 1 मोल विद्युत अपघट्य मिलाया गया, तो उसके कारण उपलब्ध कराए गए आयनों के कारण जो चालकता शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता। फिर सुनिए, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों के कारण उत्पन्न चालकता शक्ति को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को बेटा प्रकट करते हैं डेल्टा एम से। अब यहां पर आ जाइए, यहां भी उसी सुरताल में गाना बजेगा, ठीक है ना, उसी सुरताल में आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे क्या, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम EQ विद्युत अपघट्य के वजह से उपलब्ध आयनों के कारण जो चालकता शक्ति होगी उसे क्या कहेंगे, तुल्यांक चालकता। क्लियर है। 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य
द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों के कारण उत्पन्न चालकता शक्ति को क्या कहते हैं? तुल्यांक चालकता। इसको प्रकट करते हैं लैम्डा EQ से। इसको कैसे प्रकट करते हैं? लैम्डा m से। लैम्डा m इज इक्वल टू होता है बेटा कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m। व्हाट इज m? m क्या है भैया? मोलरता। m क्या है? मोलरता है। m आपकी मोलरता है। और यहां पर लैम्डा EQ इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n, यानी नॉर्मलता। ये क्या है भैया? n है नॉर्मलता। तो कप्पा आपने अभी पूर्व में देखा है ना, कप्पा में 1000 के गुणा कर दीजिए और उसकी नॉर्मलता से भाग कर दीजिए, लैम्डा EQ का मान पता हो जाएगा। लैम्डा बेटा ये छोटा वाला ये है, और ये जो ऐसे बना होता है उल्टा V की तरह, इसे ये बड़ा लैम्डा इसे बोलते हैं। जैसे ABCD में होता नहीं, ये कैपिटल A है, ये स्मॉल a है, वैसे ही ये कैपिटल लैम्डा है और ये क्या है? स्मॉल लैम्डा है। तो ये लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। क्लियर? देखिए मात्रक की बात कर देते हैं। मात्रक, कप्पा का मात्रक अभी मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं। कप्पा का मात्रक क्या था? ये भाई है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट? तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कप्पा का मात्रक क्या था भैया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही था ना? या फिर ये कहिए कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये था किसका मात्रक? कप्पा का। 1000 का कोई मात्रक होगा नहीं, बटे यम होता है भैया मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये मोलरता होता है। यानी मोलों की संख्या बटे क्या? आयतन, काय में? लीटर में। अब अगर लीटर को हम घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कराना चाहें तो यहां पर क्या हो सकता है? ये हम लिख सकते हैं मोल, ऊपर तो यही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे क्या हो जाएगा? मोल बटा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे भाई, ये चीज ऊपर आएगा, सेंटीमीटर घन या सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा, तो क्या बनाएगा? ये हो जाएगा ओम इनवर्स ज्यों का त्यों, फिर Cm स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, राइट? ये मात्रक हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं, इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट? ये मात्रक हो जाएगा किसका? लैम्डा m का। लैम्डा EQ का क्या होगा? इसी तरह से लैम्डा EQ का क्या होगा? इसी तरह से ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम EQ इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हुआ भाई क्या? टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, जो दो प्रकार की हुई, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आइए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप देख लीजिए। रिलेशनशिप किसके बीच में? लैम्डा m एंड लैम्डा EQ के बीच में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा EQ? यानी मोलर कंडक्टिविटी और ग्राम तुल्यांक कंडक्टिविटी के बीच में क्या संबंध आएगा? अभी आपने लिखा था लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा m, ये लिखा था। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, और लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या आएगा? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m डिवाइड बाई कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई n। ये चीज जाएगा ऊपर, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n बाई m। ओके, नॉर्मलता बटे मोलरता, यानी लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा EQ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी। ओके,
अब नॉर्मलिटी बराबर होता क्या है, नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम EQ, नंबर ऑफ ग्राम EQ यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या, आयतन लीटर में। और यहाँ नीचे क्या होता है, मोलरता में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है और बटा क्या V यानी कि विलन का आयतन लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, V से V कट जाएगा, हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम EQ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये आपका रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंडक्टेंस का यानी चालकत्व का मापन करेंगे, चालकत्व का मापन। ठीक है, चालकत्व का मापन कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। एक नाम जरूर आपने फिजिक्स में सुना होगा, व्हीट स्टोन सेतु। क्या सुना है, व्हीट स्टोन सेतु। मैं ये देखिए बना रहा हूं फटाफट। देखिए चालकत्व के मापन के लिए ये डिवाइस है जिसे बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। तो इसके मदद से हम चालकत्व का मापन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जिस प्रकार से संयोजन मैंने किया है, ये 4 प्रतिरोध है, इस प्रकार से जोड़ लेना है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से बैटरी लगानी है, ये बीच में गैल्वेनीमीटर लगाना है। अब अगर ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये भाई R3 है और ये R4 है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सिद्धांत ये है कि आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होता है। जैसे ये R1 के सामने क्या है, R4 है, तो R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 इज जस्ट इक्वल टू R2 R3। लेकिन ये कब होता है मित्रों, जब ये G में ये जो गैल्वेनीमीटर लगा है यहाँ पर विक्षेप 0 हो, यहाँ पर 0 हो, यहाँ विक्षेप क्या हो, 0 हो, उस समय पर आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होता है। तो अब इसमें अगर हम R2 को वेरिएबल कर दें, R2 को चेंज कर सकें, ऐसा कुछ यहाँ सिस्टम लगा दें कि R2 जो है वो वेरिएबल रहे और R3 को अननोन हम मान लें, R3 को क्या मान लें, अननोन। ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे जिस तार का या जिस विद्युत अपघट्ट का चालकत्व तो हमें नापना है उसको हम यहाँ पर लगा दें R3 की जगह पर, R3 की जगह पर उसको लगा दिया और उसके बाद इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद ऐसा किया कि यहाँ पर विक्षेप 0 हो जाए, उस समय ये फार्मूला लगा देंगे। यानी R3 जब अगर अननोन होगा, अननोन को अगर हम x मान लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा R1 इंटू R4 डिवाइड बाई R2। तो इस प्रकार से हम चालकत्व का मापन भी कर सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल। थैंक यू।